नमस्कार बच्चों। क्लास सेवेंथ एसएसटी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 5, शासक और इमारतें। तो बेटा इसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 हम पढ़ चुके थे, जिसके अंतर्गत हमने कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा, जिसे स्टेट ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण 1199 की ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। सिर्फ केवल पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, बाकी दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी मंजिल का निर्माण इल्तुमिश ने करवाया था। और समय समय पे इसकी मरम्मत अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, इन सब ने करवाया था। इसके अलावा हमने किस तरीके से इन किलों का निर्माण किया जाता है, किलों के जो मेहराब हुआ करते थे, जिनको अनुप्रस्थ टोड़ा पद्धति के द्वारा इनके दरवाजों, इनकी खिड़कियों का निर्माण करवाया जाता है, इनकी छज्जों का निर्माण करवाया जाता था। इसके अलावा हमने रानी जी की बावड़ी के बारे में पढ़ा, और हमने दो तरह के मंदिर थे। एक था कि कंदरिया जी के महादेव जी का मंदिर, और दूसरा तंजावुर के राज राजेश्वर जी के मंदिर के बारे में पढ़ा। और हमने बताया कि जो शासक और जो राजा हुआ करते थे, वे मंदिर, मस्जिद और हौजों का निर्माण करवाया करते थे। साथ ही साथ इन्होंने, जब एक राजा दूसरे राजा के शासन पर अपन युद्ध प्रणाली करता है या फिर छापा मारता है, तो साथ ही साथ वहाँ के मंदिरों को भी लूट लेता है। तो उन्होंने मंदिरों को अपना निशाना क्यों बनाया, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। अब आगे जहाँ हमने पार्ट को छोड़ा था, हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। अब चलते हैं बाग, मकबरे और किले की तरफ। बाग, मकबरे तथा किले मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई थी। मतलब जो मुगलों के अधीन जो वास्तुकला थी, वो दिन ब दिन ज्यादा जटिल होती जा रही थी। बाबर के बाद में हुमायूं के बाद में अकबर के बाद में जहांगीर। बेटा ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था कि बाबर का बेटा हुमायूं था, हुमायूं का बेटा अकबर था, और अकबर का बेटा जहांगीर हुआ। तो और विशेष रूप से शाहजहां, इन सब ने मिलकर बहुत सारे इमारतों का निर्माण करवाया था। और दिन ब दिन इनकी जो वास्तुकला थी, उनमें नई नई तकनीकें आने लग गई और अधिक से अधिक जटिल हो गई। शाहजहां ने बहुत ही ज्यादा किलों का, बहुत ही ज्यादा इमारतों का निर्माण करवाया था। शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में रुचि लेते थे, में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। मतलब उनको बहुत पसंद थी बेटा वास्तुकला। अपनी आत्मकथा बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनको बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर वे बाग दीवार से घिरे होते थे। मतलब उनके समय के जो बाग होते थे, वो दीवारों से घिरे हुए हुआ करते थे। अभी आपने देखा होगा जिनमें छोटी छोटी दीवारें हुआ करती है, ऐसी दीवारें हुआ करती है कि आप बाहर से भी उस बगीचे के अंदर का रूपरेखा देख सकते हैं। बट पुराने जमाने के जो बगीचे हुआ करते थे बेटा, वो बड़ी बड़ी दीवारों से घिरे हुए हुआ करते थे, तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित किए गए थे। आपने देखा होगा उस बगीचे के बीच में से 4 नहरें जैसा निकाल दिया जाता था, पानी वाली, और उस बागों को 4 भागों में बांट दिया जाता था। तो कृत्रिम नहर द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहातों में स्थित थे। औपचारिक बागों की जो योजनाओं तथा उनके बनाने का खाका तैयार करने में बाबर की बहुत ही अच्छी रुचि थी। ठीक है, और इस रुचि के बारे में वर्णन उनकी खुद की आत्मकथा में लिखा गया है। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाया करते थे। अंडरलाइन कीजिएगा बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, 4 बाग किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है 4 बाग बगीचे के 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण इन बगीचों को 4 बाग के नाम से जाना जाता था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई थी। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने भी बनवाए थे। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए, यानी नए नए विचार। नवाचार शब्द का अर्थ है नए नए विचार। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने अपने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरे से ली थी। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखाई दिखाई जाने वाला केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल, औपचारिक
विशाल औपचारिक चार बाग में मध्य स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त विहस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा हुआ था। इसलिए इसे 8 स्वर्गों के नाम से जाना जाता था बेटा। एक केंद्रीय कक्ष होता था और उसके चारों तरफ 8 कमरे हुआ करते थे। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर के अंतर्गत हुआ गया। इसका शेप तो लगभग बेटा देखने में तो मतलब बलुआ पत्थर हुआ था इस, तथा इसके किनारे संगमरमर सफेद संगमरमर से बने हुए हैं। तो आप देखिएगा बेटा, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये हुमायूं का मकबरा है बेटा। ये हुमायूं का मकबरा, इसके ऊपर से देखने पे तो ये एकदम ताजमहल जैसा ही नजर आता है, बट बस दोनों में इतना अंतर है कि ताजमहल सफेद संगमरमर पत्थर का पूरा बना हुआ था जिसे शाहजहां ने बनाया था, जबकि हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनाया था। और ये बलुआ जो लाल बलुआ पत्थर है उसके अंदर बनाया गया था। इसके केवल किनारे किनारे जो थे वो सफेद नजर आते थे, बाकी शेप पूरा ताजमहल जैसा ही नजर आता था। ये दिल्ली में बना हुआ है ना? ठीक है बेटा। हम्म। तो बेटा ये जो चित्र आपको नजर आ रहा होगा, ये बेटा काबुल काबुल में जो चार बाग है उसका खाका बताया हुआ है। इसमें बाबर बताए गए, इसमें ये बाबर है बेटा। तो इसमें काबुल में जो चार बाग है उसमें बाबर की चित्रकारी करते हुए इसमें नजर आ रहे हैं। ये 1590 का फोटो है। इसमें आप देखिएगा इस तरीके से ये नहर है चार, ये एक दूसरे को काटती हुई नहर नजर आ रही है। ठीक है, और ये काबुल की बात बता रहे हैं बेटा। और ऐसे ही हुमायूं का जो मकबरा है जो कि, इसमें भी आप देखिएगा चार नहरें हैं जो आपस में ये देखो इस तरीके से आपस में एक दूसरे को काटती हुई ये चार भागों में बढ़ती हुई ये नहरें दिखाई दे रही है, आपको नजर आ रही है बेटा। ठीक है। तो ये 1562 से 1571 के बीच में हुमायूं का मकबरा बनाया गया था। आया समझ में? अब चलते हैं अगले पेज की तरफ। ये जो चित्र है बेटा, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये चित्र कैसा चित्र है? मैं आपको पूरा चित्र बता देती हूँ। इस तरीके का चित्र है बेटा ये। आपने ये किसी में देखा होगा, ये जोधा अकबर मूवी में देखा होगा बेटा। ये दीवाने आम है। ये दीवाने जो आम दिल्ली में दीवाने आम के सिंहासन का ये छज्जा है जिसका निर्माण 1648 ईस्वी में पूरा हुआ था बेटा। आपने जोधा अकबर मूवी में या और भी किसी में देखा होगा कि यहाँ पर शहंशाह बैठता था, इस दीवाने आम के इस छज्जे के नीचे बैठा करता था शहंशाह, और नीचे सारी प्रजा खड़ी रहती थी और यहाँ पे उनकी न्यायशाला चलती थी। जिस तरीके से कोर्ट कोर्ट के अंदर जज बैठकर न्याय करता है, उसी तरीके से शहंशाह इस छज्जे के नीचे बैठकर न्याय, शहर में होने वाली न्याय अन्याय के बारे में डिस्कस किया जाता था, वार्तालाप किया जाता था। अब चलते हैं आगे की तरफ। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण से में मिला दिए गए। शाहजहां ने शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। सबसे ज्यादा शाहजहां ने आगरा और दिल्ली में निर्माण कार्य करवाया था। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष भी बनाए गए थे उन्होंने उनके द्वारा, जैसे दीवाने खास, दीवाने आम, इन नामों से जाना जाता था, जहाँ पे सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा होती थी। अगर व्यक्तिगत सभा होगी तो वो दीवाने खास में होगी, क्योंकि वहां सिर्फ और सिर्फ खास खास लोग ही वहां पेश होंगे और खास खास लोग ही उस सभा के अंदर उपस्थित होंगे। और जो सार्वजनिक तौर पे की जाती थी, जहाँ पे न्याय प्रणाली चला करती थी, जहाँ पे राजा अपने राज्य में होने वाले न्याय अन्याय के ऊपर चर्चा करते थे, वो दीवाने आम में चला करती थी। इसके पीछे आम लगा हुआ, यानी कि आम जनता भी इस सभा में उपस्थित हुआ करती थी। समझ में आ गया? जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, दीवाने खास और दीवाने आम, ये दो सभा भी किसने बनाई थी? शाहजहां ने बनाई थी। दीवाने आम और दीवाने खास की योजना बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतुन अथवा 40 खंभों की सभा भवन भी कहलाते थे। चिहिल सुतुन, चिहिल सुतुन शब्द का अर्थ होता है 40 खंभों की सभा भवन। दीवाने आम और दीवाने खास, यहाँ टोटल 40 खंभे हुआ करते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उनका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय किबला, नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दशा, नमाज नमाज पढ़ते समय मुसलमान जिस दशा में दिशा की ओर अपना मुंह रखते हैं, उस दिशा की ओर किबला उसे किबला कहा जाता था। ये क्या था? ये शाहजहां का
मंच हुआ करता था जहाँ पे शाहजहाँ बैठकर अपनी चर्चा किया करते थे। क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। इस वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस और इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व था, यानी कि राजा को भगवान का रूप माना जाता था जनता द्वारा। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी। अब आप कहेंगे बेटा पितरादुरा क्या होता है, तो देखते हैं पितरादुरा क्या होता है। जिसमें पौराणिक यूनानी देवताएं आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि आरपीएस एक संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर देता था। मतलब आरपीएस नाम का एक संगीतज्ञ था, उसका संगीत इतना सुंदर था, उसके बजाने का तरीका इतना अच्छा था कि वो जो आक्रामक जानवर हुआ करते थे उनको भी स्वभाव से शांत कर देता था और वे शांति पूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहाँ के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवा दिया था। आगरा में तो यमुना नदी है बेटा, और यमुना नदी के तटों पर करवा दिया था। इसका निर्माण चार बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे। समझ में आ गया? नदी के तट पर जो बाग बनाए जाते थे उन्हें नदी तट बाग के नाम से जाना जाता था। इस तरह के बाग में निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तट के पास बाग के बिल्कुल किनारे हुआ करते थे। समझ में आ गया बेटा? अब आगे चलते हैं। शाहजहां ने अपने शासन में भव्यत्म वास्तुकलात्मक उपलब्धि जैसे कि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना बनाई। आपको पता है ना, जो ताजमहल है वो नदी के तट पर है, यमुना नदी के तट पर है। वहां पे चार बाग बनाया गया है, जिसे इस कारण इसे नदी तट बाग योजना अपनाई गई। यहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट पर एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली के शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। यानी कि शाहजहां थे वो नदी के तट पर बाग या नदी के तट पर किलों का या इमारतों को बनाना पसंद करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने नाम से जो शाहजहाबाद बनाया वह भी एक नदी के किनारे बनाया, जो कि अभी फिलहाल दिल्ली का एक स्थान है। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे कि उनके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी, ये बेटा ताजमहल है बेटा, आप देख सकते हैं ये ताजमहल, इसमें भी चार मीनार चार बाग बनाया गया है। ये देखो ये चार नहर निकल रही है ये आपस में चौकोर, यहाँ पे बीचों बीच एक और तालाब टाइप का बनाया गया है बेटा। ये यमुना नदी नजर आ रही होगी, ये यमुना नदी नजर आ रही है बेटा ये, और यहाँ इन्होंने ये ताजमहल बनाया है। और ये आसपास का ये पूरा एरिया ये शाहजहां द्वारा बनाया गया ही है। इस नक्शे में आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य दिखाया गया है। ये यमुना के दोनों तटों पर, यमुना के जो दोनों तट हैं, अभिजातों के बाग महल स्थित हैं। ताजमहल बाईं ओर है और दिल्ली के शाहजहाबाद, मतलब दोनों तटों पे आप देख सकते हैं। मैं छोटा करके बता देती हूँ आपको। यमुना का जो ये छोटा है बेटा, ठीक है बेटा, तो ये यमुना का तट है बेटा, और ये एक किनारा है जहाँ पे ताजमहल है, और ये जो दूसरा किनारा है यहाँ पे दिल्ली का शाहजहाबाद बनाया गया है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और ये पूरे शाहजहाबाद जो शहर है उसकी रचना है ये एक तट है और दूसरा तट दूसरी तरफ है। समझ में आ गया? अब चलते हैं आगे की तरफ।
मतलब जो उसका बेटा था दारा शिकोह तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी के अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। यानी कि सिर्फ नदी के पास उनका बेटा जो दारा शिकोह था वो ही करवा सकता था, उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति नदी के पास अपना मकान नहीं बना सकता था। अब आगे चलते हैं क्षेत्र और साम्राज्य। तो क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। 8वीं से 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपरा दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए देखें तो विजयनगर में राजाओं की गजशिला पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास के सल्तनतें की वास्तुकलात्मक शैली का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। किस पर? राजाओं की गजशिलाओं पर। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। किससे? वृंदावन के जो मंदिर है उनकी और फतेहपुर सीकरी के जो मुगल महल है उनकी बहुत ही वास्तुकला मिलती जुलती थी। फतेहपुर सीकरी बेटा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है बेटा। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनकेशन के अधीन ला दिया था। इसके कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के पर संचेचन में मदद मिली। मुगल शासक 2 मिनट बेटा। मुगल शासक अपने भवनों का निर्माण के क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल के स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ियों के समान दिखाई देने वाली छत का निर्माण करवाया। बांग्ला गुंबद मुगलों को यह बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजराती और मालवा की वास्तुशिल्प कला की शैलियों का प्रभाव दिखता है। समझ में आ गया बेटा? अब इधर दाईं तरफ देखिएगा, ये चित्र आपको नजर आ रहा होगा बेटा। ये चित्र नजर आ रहा है बेटा? ये चित्र जो 16 नंबर का जो चित्र है वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर की अंदरूनी भाग है जो कि 1590 में बनाया गया था। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। दो दो प्रतिच्छेदी मेहराब यानी कि आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए ये मेहराब नजर आ रहे होंगे आपको। प्रतिच्छेदी यानी कि आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, है ना? जिनसे इनकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया था। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था। समझ में आ गया? अब चलते हैं आगे की तरफ। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने का प्रयास किया तो ये सारी शैलियों को अपनाया। अब आपको ये चित्र दिख रहा होगा बेटा। ये चित्र 17वां चित्र नंबर 17 फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ की टेक ये दिखाया गया है और इस पर ये गुजराती क्षेत्र की वास्तुकला का प्रभाव पड़ा है। ये गुजराती शिल्पकला इसमें लगाई गई है। ये जोधाबाई का महल है बेटा। ठीक है, फतेहपुर सीकरी के अंदर। आए समझ में? तो यहाँ हमारा ये पार्ट समाप्त होता है बेटा। इसी के साथ हमारी ये क्लास भी यहीं खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे।